नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के मुद्दे भी गिनाए। सुनिए। निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 3 दिन डोर टू डोर और हॉल में मीटिंग किए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परेशान है वहाँ की जनता। जो जाति के और धर्म की जो राजनीति जो कर रहे हैं, उससे वहाँ की जनता ऊब चुकी है। वो अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है। ये सारे जो विषय हैं, जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, फसल बचाना मुश्किल है। इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ के, चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो, सारे लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से जो धान की जो रेट है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं। छुट्टे जानवर से परेशान हैं तो लोग वहाँ भी चाहते हैं कि गोबर खरीदने की व्यवस्था हो, वहाँ जानवरों की व्यवस्था हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों की समस्याओं पर आधारित आमदनी न हुई दोगुनी दर्द सौगुना शीर्षक से कांग्रेस की किताब जारी की। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला देने वाली भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों से आज किसान की लागत जरूर दोगुना हो गई है। सुनिए। बढ़ के 1350 रुपया धान के, उसी प्रकार से अनाजों की कीमत में वृद्धि की गई। और जो ये दम भरते हैं कि आय दुगुना कर देंगे, लेकिन उसके सरकार में आप देखेंगे तो ये वृद्धि दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। ये स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा जिसे हम कह सकते हैं, ये स्थिति सरकार में रही। लेकिन दूसरे तरफ, एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, उसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं। इसमें वर्षवार कब यूपीए सरकार में कितना बढ़ा और एनडीए की सरकार में कितना बढ़ा, ये वर्षवार आपको मिल जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, दूसरी तरफ किसानों के जो खेती में लागत बढ़ गया है। अनुमान यह है कि प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया इसकी वृद्धि हुई। और तो और जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ट्रैक्टर में भी 18% टैक्स लगाया गया। उसी प्रकार से कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया गया। रासायनिक जो दवाइयां हैं उस पर भी टैक्स लगाया गया। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया। और वहीं तक कि नहीं, बल्कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पे पड़ रहा है। खेत की जुताई से लेकर फसल के कटाई और ढुलाई तक, अमिजाई तक के आप हिसाब लगाएंगे तो डीजल बहुत ज्यादा लग रहा है। और उसके हिसाब से जो कीमत में वृद्धि हुई है, उसका लाभ, उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि उत्पादन लागत ज्यादा हो रहा है और आय में वृद्धि में कमी आई है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ये कैसे दम भरती है कि 2022 तक के उसके आय में दुगुनी कर देंगे। आदरणीय साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है किसान लगातार मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए हैं। खेती से उन्हें आय हो रही है, वो मजदूरी से मिलने वाले आय से भी कम। आज उत्तर प्रदेश समेत बहुत सारे राज्य हैं जहां छुट्टे जानवरों से परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में
गाय के नाम से खूब राजनीति हुई। बहुत सारे प्रदेशों में गाय के नाम से राजनीति हुई। लोग मवेशी रखना बंद कर दिए। मवेशियों के क्रय विक्रय में भी अब लोग मवेशी बाजार में जाना बंद कर दिए, मवेशी बाजार लगना बंद हो गया। और ऐसी स्थिति में जानवर खुले में घूम रहे हैं और जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान या तो फेंसिंग कर रहे हैं या रत जगह करके अपने फसल को रखवाली कर रहे हैं और इसके कारण से भी कृषि लागत में जबरदस्त वृद्धि। गौशाला खोल के सरकारी अनुदान देने के कारण से हम देखते हैं कि गौशाला में तो गायें मर रही है, दुबली होती जा रही हैं, लेकिन गौशाला चलाने वाले मोटे जरूर होते जा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर। आज स्थिति ये है कि उत्पादन, नए टेक्नोलॉजी आए, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीज आविष्कार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन लगातार उसमें वृद्धि हुई। लेकिन आज भारत सरकार हाथ खड़ा कर दी। 14 महीने आंदोलन करने के बाद भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश के अन्नदाताओं का, ये दुर्भाग्य इस देश का कि अन्नदाताओं के मेहनत का सम्मान ये सरकार नहीं कर पा रही है। इस सरकार को आज एक समय था जब अनाज की कमी थी, उस चुनौती को भारत सरकार ने स्वीकार किया, अन्नदाताओं ने स्वीकार किया। आज चुनौती यह है कि अनाज की अधिकता हो गई, लेकिन भारत सरकार ये लगातार प्रयास कर रही कि किसान अनाज कम से कम उत्पादन करे और इस कारण से कृषि लागत में वृद्धि, दूसरे तरफ उत्पादन की उसमें कीमत नहीं मिलना, और तीसरा आज भारत सरकार डीएपी और यूरिया जैसे खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। आज डीएपी जो 1200 रुपये कीमत, उसे पिछले समय जून महीने में 1900 रुपये कर दिया गया था। देश भर में जब इसका विरोध हुआ तो फिर से 1200 रुपये कर दिया, लेकिन आज सोसाइटियों में ब्लैक में ये 1500 से 2200 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से मिल रहा है। तो ये स्थिति आज है। किसानों को हर स्थिति में दबाने की कोशिश, अन्नदाताओं को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश, और उसके जीता जागता उदाहरण आपने लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा और कुचला और ये बताया कि अन्नदाता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के परिसरों पर छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की बुधवार को आलोचना की। साथ ही बघेल ने भगवा पार्टी पर चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से केवल उन्हीं राज्यों में छापेमारी क्यों की जाती है जहां पर गैर भाजपा दल सत्ता में है। देखिए, ये तो उस राज्य में विपक्ष के लोगों के यहाँ रेड पड़ती है, लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। क्यों उत्तर प्रदेश में योगी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा? क्यों उत्तराखंड में उनके रिश्तेदारों के यहाँ, जो मुख्यमंत्री उसके रिश्तेदारों के यहाँ, गोवा में क्यों नहीं पड़ा? क्यों विपक्षी राज्य में पड़ता है? मतलब जहाँ इलेक्शन हो तो सेंट्रल एजेंसियाँ पूरी लग जाती है। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना, वहाँ क्रिकेट में 11 नहीं 13 प्लेयर खेलते हैं, 2 एम्पायर भी खेलते हैं। तो वैसी स्थिति ये है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमर शहीद गैंद सिंह के शहादत दिवस पर अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बघेल ने छत्तीसगढ़ में आजादी का बिगुल फूंकने वाले अमर शहीद गैंद सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सन 1857 में हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले
काफी अंग्रेजों की गुलामी और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। बस्तर के अबू माजिया भाई बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेतृत्वकर्ता जमींदार गैंद सिंह को 20 जनवरी सन 1825 को परल कोट के महल के सामने फांसी दी गई थी। बघेल ने कहा कि बस्तर के अबूझमाड़ में क्रांति की मशाल जलाने वाले वीर सपूत शहीद गैंद सिंह को छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नमन करता है। उनका बलिदान युगों तक याद किया जाएगा। वहीं पर एमपी में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम शिवराज का सख्त रुख देखने को मिला, जहां भिंड मामले में सीएम ने भारी नाराजगी जताई। अवैध शराब में हुई मौतों पर सीएम ने कहा कि अभी जो घटना हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी ये कर रहे हैं वो नर पिशाच हैं। सीएम शिवराज ने भिंड एसपी को भी इस मामले में तलब किया। भिंड एसपी से सवाल पूछते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि ये लापरवाही क्यों हुई, आपने पहले उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कहीं इन सब के पीछे थाने वाले की भी मिली भगत तो नहीं। नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि भिंड शराब मामले में जीरो टॉलरेंस है। मैं इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबके ऊपर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रीगण जिलों में स्वास्थ्य अधोसंरचना पर नजर रखें, अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें। टीकाकरण कार्य संतोषजनक है, लेकिन इसे 100% करना है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन डोज से ना छूटे। कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण की स्थिति पर निगाह रखते हुए आर्थिक गतिविधियां पूरी सावधानियों के साथ संचालित की जाएं। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब वर्ग के काम धंधे प्रभावित ना हो। सभी व्यक्ति मास्क और परस्पर दूरी की सावधानियों को अपनाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि 1 माह से मिलने का समय मांग रहा हूं, पर अभी तक नहीं दिया गया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 20 जनवरी तक समय नहीं मिलता है तो 21 जनवरी से मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा। अनाज सस्ता होना चाहिए, लेकिन अनाज महंगा और शराब सस्ती, यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और ये कहा जा रहा है कि जो अवैध शराब बन रही है उसको, और उससे लोग मर रहे हैं। अभी भिंड में 4 लोग मर गए, उसके पहले मुरैना में मर गए। उसको रोकने के लिए उन्होंने नीति बनाई है शराब को सस्ती बेचने के लिए। लेकिन ये अवैध शराब बिक कैसे रही है, कौन बेच रहा है और किसके संरक्षण में बेची जा रही है? कई बार हम इस बारे में शिकायत कर चुके हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भोपाल के बड़े अधिकारी और मंत्रीगण, सबके पास महीने का हिस्सा पहुंच रहा है अवैध शराब बेचने वालों का। उस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते? मरने के बाद एक्शन होता है, जब बिक रही है तब क्यों नहीं पकड़ते? इस तरीके से ये शराब नीति जो है ये पूरे तरीके से शराब पीने वालों की सहूलियत के लिए हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। पता नहीं मंत्रिमंडल में कितने लोग शराब पीते हैं, नहीं पीते, मुझे नहीं मालूम। और जिन लोगों ने नीति बनाई उनमें से कितने लोग शराब पीते हैं, नहीं पीते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में शराबियों को सहूलियत। उमा भारती जी शराबबंदी करना चाहती हैं और शिवराज सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू शराब और सस्ता और सरल किया करना चाहते हैं। अब ये बात दोनों में तय करनी चाहिए, क्या चाहते हैं। एक दूसरा, नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक शराब नहीं बिकेगी, ये उनका कहना था। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सारे के सारे शराब बेच रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी और कहा कि ये जो नफरत फैला रहे हैं कि सुराना को मध्य प्रदेश का कैराना बनाने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। विवाद की वजह अवैध अतिक्रमण और अन्य स्थानीय छोटे मसले हैं जिनका शीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। सुनिए। ये जो गफलत फैला रहे हैं कि सुराना कैराना बन जाएगा, ये महज कुछ लोगों की उपज है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज है। कोई भी कानून तोड़ेगा, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर कार्रवाई होगी। जैसे ही विषय संज्ञान में आया था, मैंने तत्काल एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय को ताकीद की और मौके पर भेज दिया था। छोटी सी बात थी, नाली का पानी, अतिक्रमण जैसी समस्याएं थी। फिर भी हमने उस गांव में एक स्थायी पुलिस चौकी, एक सब इंस्पेक्टर और 10 जवान के साथ खोल दिए। अवैध अतिक्रमण हटाने, नाली की समस्या को दूर करने के लिए भी प्रशासन ने बात कर ली है। तत्काल कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। दोनों समाज की सहमति से समिति बना दी है। एसडीएम, एसडीओपी और दोनों समाज के लोग रहेंगे और जितने अपराधी हैं सबकी जिला बदर की कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं, राउंड ओवर कर रहे हैं, राजसुका की कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी फन नहीं उठाने दिया जाएगा। सभी सुरक्षित हैं और कोई स्थिति गंभीर नहीं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने सपरिवार महाकाल मंदिर के दर्शन किए। तय कार्यक्रम से करीब 2 घंटे की देरी से पहुंचे तोमर ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजन अर्चन किया। इस दौरान तोमर ने परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। उनकी तो कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहती है और आज है ये सत्य है। पर एक प्रार्थना की है कि भगवान महाकाल हमको प्राकृतिक आपदा कोरोना से बचाए और हमारा जनजीवन सामान्य चले, खुशहाल रहें, ऐसी प्रार्थना शिव जी से की है। और प्रार्थना की है कि मैं आम जन की सेवा और मजबूती से, श्रद्धा से करूं, ऐसी शक्ति मुझे दें। ये प्रार्थना मैंने महाकालेश्वर मंदिर में बिजली किया। संकट को लेकर एक सवाल है कि उज्जैन में कल 1000 बिजली के बिल लेकर कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष नूरी खान पहुंची थी बिजली विभाग का घेराव करने। उनकी ये समस्या है कि स्मार्ट मीटर भी भेदभावपूर्ण लगाए जा रहे हैं और जो बिजली के बिल हैं वो भी अब तक माफ नहीं किए गए। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। कोरोना काल में जो बिल थे, उन कोरोना काल के बिल लगा हमको कि संकट का समय है, तो उन बिलों को उसमें तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी ने फ्रीज किया। जैसे स्थिति सामान्य आई, उन बिलों पर 40% एक मस्त छूट दी, सरचार्ज माफ किया और उनको बिल जमा करने की बात। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव होशंगाबाद जिले का भ्रमण किया। वहीं मंत्री डॉक्टर यादव डोलरिया ने कॉलेज के नवीन भवन का शिलान्यास और सिवनी मालवा कॉलेज में अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण भी किया। डोलरिया में शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद सिवनी मालवा में शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 6 अतिरिक्त विज्ञान विषय के कक्षों का लोकार्पण किया। आप जरूर लगाइए, 2-3 जरूर जोड़िए। हमारे अपने इतने अच्छे परिवेश में खास करके रोजगार संबंधित मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बात बोला था कि आपने अभी टूरिज्म का कुछ कोर्स सुना था, एक जिला एक उत्पादन में एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को पर्यटन के लिए जोड़ा है और बहुत बड़ी संभावना है। पर्यटन का इतनी सारी गुंजाइश है, मुझे लगता है कि ऐसा जगह आप अपने किसी महाविद्यालय से और भी जो महाविद्यालय में चाहेंगे
आप पर्यटन में, जैविक खेती में, एग्रीकल्चर के बाकी किसी कोर्स में या इंडस्ट्री का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने कॉमर्स की बात दूसरी जगह की, तो अकाउंट से संबंधित लगभग 87 प्रकार के हमने नए कोर्स पाठ्यक्रम में लिए हैं। और चूंकि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अगले साल से हमको सेकेंड ईयर में जाना है, तो आप इसी सत्र से आने वाले सत्र में आप जो कोर्स बोलोगे मैं सब देने की घोषणा करता हूँ। क्योंकि हमारे अपने महाविद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी अपने जीवन का प्रत्येक दिन उसके जीवन में सार्थक हो, वो समाज और देश सेवा के साथ साथ अपने स्वयं के लिए भी पर्टिकुलर किसी न किसी विषय में दक्ष होना चाहिए। उसके माध्यम से शिप्रा शुद्धिकरण के लिए संतों के आंदोलन के बाद अब कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने भी मोर्चा खोल दिया। नूरी ने शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह शुरू किया है। गुरुवार को उनके आंदोलन की शुरुआत हुई। बता दें, शिप्रा नदी में 4 फीट गहरे पानी में खड़े होकर नूरी ने जल सत्याग्रह किया। इस दौरान गहरे पानी में नूरी खान का पैर फिसल गया और वे डूबते डूबते बची। वे बेहोश हो गईं, तो वहीं नूरी खान को समर्थकों ने बचाया और अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि शिप्रा नदी की शुद्धिकरण की मांग को लेकर संत समाज बीते कई समय से आंदोलन कर रहा। कुछ दिन पहले संतों ने धरना प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन को आड़े हाथों भी लिया था। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिखे। संत समाज ने फिर से चेतावनी दी है। कालीचरण महाराज को अब महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें ठाणे लाया गया। कालीचरण पर महात्मा गांधी के प्रति अभद्र शब्दों के इस्तेमाल और अभद्र भाषण देने का आरोप है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराज को ठाणे पुलिस ने रायपुर से बुधवार रात गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कालीचरण महाराज पर टिप्पणी की है और वहीं पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है और कहा कि भारत विरोधी नारे देकर कांग्रेस अपना दोहरा चरित्र दिखाती है। सुनिए। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि उनका मेहमान नवाजी हमें भी मौका दिया जाए। देखिए, मैं संतों के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करता हूं, पर सरकार को चाहिए कि जब ऐसे लोग जो भारत विरोधी नारे लगाएं, जो कहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ खड़े होकर उनके नेता पीठ थपथपाएं। और अब साधु संत यदि कुछ बोल दें तो उनको बोलने नहीं दिया जाए। अगर भारत विरोधी नारे लगे तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये दोहरा चरित्र। एमपी में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब पंचायत चुनाव की गेंद कोर्ट से सरकार के पाले में आ चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बता दें, अब 3 लेयर टेस्ट रिपोर्ट के बाद पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही वो पंचायत चुनाव करवाने के पक्ष में है। इसे लेकर विधानसभा में संकल्प भी पारित हो चुका है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिन की ऑफिशियल यात्रा पर आज भोपाल पहुंचे। वे यहां ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही सैनिकों और कमांडरों से भी उनकी तैयारियों और फॉर्मेशन पर बात करेंगे। बता दें, भारतीय सेना के एडीजी पीआई ने सोशल मीडिया पर जनरल नरवणे के भोपाल दौरे की जानकारी दी है। क्षेत्रीय विधायक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पुल का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने बताया कि 5 जनवरी से 1 सप्ताह के लिए पुल पर यातायात शुरू करते हुए परीक्षण किया गया। इसके बाद कुछ कमियां मिली, जिसे ठीक कर लिया गया। अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अब 23 जनवरी को मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकार्पण फिजिकल की बजाय वर्चुअल तरीके से हो सकता है।
और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।